माय डियर स्टूडेंट्स, व्यूवर्स, नमस्कार, जय हिंद। मार्कंडेय मिशन के इस ऑनलाइन स्पेशल बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु को लेकर बात करने वाला हूं, जिसे दुनिया संपूर्ण क्रांति के रूप में जानती है। तो ये संपूर्ण क्रांति नाम से जो परिकल्पना देश दुनिया के सामने आई, इसके प्रवर्तक जयप्रकाश नारायण थे। और आपको यह मालूम होना चाहिए कि जयप्रकाश नारायण का जो व्यक्तित्व है वह मल्टी डायमेंशनल है, बहुमुखी है। वे शुरुआती दिनों में घोर कम्युनिस्ट के रूप में अपनी पहचान रखते थे। बाद में आज़ादी की लड़ाई में वे गांधी जी के सहयोगी के रूप में अपनी पहचान बनाए और एक प्रसिद्ध गांधीवादी नेता का आदर्श स्वरूप उनमें देखा गया। और उसके बाद आज़ादी के बाद जब देश के अंदर 1970 के डिकेड में भ्रष्टाचार, गरीबी, बेरोजगारी, कुपोषण आदि की समस्याएं अपने चरम पर पहुंच गई, तो उन्होंने एक बार फिर अपने समाजवादी स्वरूप में देश को नई दिशा देने की कोशिश की। तो दोस्तों, इस तरह से हम लोगों ने ये जाना कि जयप्रकाश नारायण का जो व्यक्तित्व है वह बहुमुखी है। और हम लोगों का जो विषय वस्तु है वो है संपूर्ण क्रांति। यदि हम लोग संपूर्ण क्रांति की परिकल्पना को पूरी तरह से समझना चाहते हैं, और समझना ही होगा, क्योंकि तमाम तरह के एकेडमिक और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु है। तो यदि हम संपूर्ण क्रांति को पूरी तरह से जानना और समझना चाहते हैं तो हमें इसके प्रवर्तक जयप्रकाश नारायण को समझना होगा। और जैसा कि हमने कहा कि जयप्रकाश नारायण का जो व्यक्तित्व है वह मल्टी डायमेंशनल है, तो मैं पहले इनका पारिवारिक पृष्ठभूमि आपके सामने रखता हूं कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म है वह 2 अक्टूबर 1911 को हुआ था। और इनके जन्म स्थान के बारे में आपको जानना चाहिए कि बिहार के सारण जिला और उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के सीमा पर एक गांव बसा हुआ है जिसका नाम है सिताब दियरा। सिताब दियरा। और इसी सिताब दियरा गांव में एक चित्रगुप्त वंशी कायस्थ परिवार में इनका जन्म हुआ था। इनके माता का नाम फूल रानी, माता का नाम फूल रानी, और इनके पिता श्री हर्षु दयाल थे। श्री हर्षु दयाल थे। इनके बचपन का नाम बाउल था, बाउल। इनके बचपन का नाम बाउल था, लेकिन ये अपनी अद्भुत संगठन क्षमता और नेतृत्व कुशलता की वजह से आम लोगों द्वारा लोकनायक कहकर पुकारे जाते हैं। मतलब लोकनायक इनका उपनाम है। तो दोस्तों, इनका जो रियल नेम है वो जयप्रकाश नारायण है। घरेलू नाम जो था बाउल था, और आम जनता ने प्रेम से, प्यार से इनको एक नाम दिया लोकनायक का, और ये लोकनायक के रूप में ही जाने जाते हैं। अब इनके पारिवारिक पृष्ठभूमि में एक और महत्वपूर्ण सूचना आपके सामने आता है, और वो ये है कि 1920 में इनका विवाह हुआ। और इनका विवाह तत्कालीन कांग्रेस के एक बहुत ही वरिष्ठ गांधीवादी नेता ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री प्रभावती देवी के साथ हुआ था। इनका कोई संतान नहीं था, और कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि इन्होंने शपथ लिया था कि वे गुलाम भारत में कोई संतति पैदा नहीं करेंगे। तो दोस्तों, ये है जयप्रकाश नारायण का पारिवारिक पृष्ठभूमि। इनके पिता की आर्थिक हैसियत बहुत अच्छी नहीं थी। वो सामान्य स्तर के एक राजकीय कर्मचारी थे। अब मैं आपके सामने इनके व्यक्तित्व का जो जुझारू पहलू है, जिसने राष्ट्र को और विश्व को इनकी ओर आकर्षित किया, उस तरफ ले चलता हूँ। तो उसके लिए आपको जानना चाहिए इनकी शिक्षा कैसी रही और इन्होंने कहाँ कहाँ शिक्षा ग्रहण किया। तो इनकी प्रारंभिक शिक्षा जो है वो घर पर ही हुई,
और घर पर प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के बाद ये पटना आ गए और पटना कॉलेजिएट से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की। और पटना कॉलेजिएट से मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद 1920 में इन्होंने पटना कॉलेज में नामांकन कराया। जैसा कि आपको पता है, आज पटना विश्वविद्यालय के नाम से जो महत्वपूर्ण संस्था हम लोगों के बीच है, उसकी शुरुआत पटना कॉलेज से हुई थी। मतलब प्रारंभ में सिर्फ पटना कॉलेज ही था, बाद में इसमें अन्य कॉलेज बने और यह एक विश्वविद्यालय का रूप लिया। और इस पटना कॉलेज की स्थापना 1916 में ब्रिटिश सरकार के द्वारा हुआ था और ये 1920 में ही पटना कॉलेज में आईएससी के छात्र हुए। अब आपको दूसरे पहलू की ओर ध्यान देना होगा कि 1920 में गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन शुरू हो चुका था और उस असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने तमाम छात्रों और शिक्षकों से अपील किया था कि वे सरकारी संस्थान को छोड़ दें और आंदोलन में शामिल हो जाएं, क्योंकि अब भी उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण यही है। तो गांधी जी के इस आह्वान का असर जयप्रकाश नारायण पर भी पड़ा और इन्होंने पटना कॉलेज में अपनी आईएससी की पढ़ाई छोड़ दी और उसके बाद इन्होंने आईएससी की पढ़ाई बिहार विद्यापीठ से पूरी की। अभी बिहार विद्यापीठ को भी आपको समझना होगा। बिहार विद्यापीठ असहयोग आंदोलन के दौरान जो रचनात्मक कार्यक्रम था उसका एक हिस्सा था। एक तरफ जहां गांधी जी कह रहे थे या कांग्रेस कह रही थी कि सरकारी संस्थाओं से अलग हो जाइए, वहीं दूसरी तरफ ये प्रयास भी जारी था कि हम अपना देसी विद्यालय, कॉलेज और महाविद्यालय स्थापित करें। तो इसी सकारात्मक पहलू के तहत बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई और इस बिहार विद्यापीठ के संस्थापक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिन्हा शामिल थे। मतलब इन्हीं दोनों के नेतृत्व में बिहार विद्यापीठ शुरू हुआ था। तो जयप्रकाश नारायण भी इसी बिहार विद्यापीठ में आईएससी की पढ़ाई किए और यहीं से उन्होंने आईएससी पास किया। थोड़ी जानकारी यहाँ बिहार विद्यापीठ को लेकर ये भी ले लीजिए कि आपको पता है कि राजेंद्र बाबू और अनुग्रह नारायण सिन्हा ने बिहार विद्यापीठ स्थापित किया था और आज़ादी के बाद राजेंद्र बाबू देश के प्रथम राष्ट्रपति 1952 में बने और जो अनुग्रह नारायण सिन्हा थे वो बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री हुए थे। तो इस तरह से बिहार विद्यापीठ से इन्होंने आईएससी की परीक्षा पास की और उसके बाद 1922 में ये उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका चले गए और अमेरिका में इन्होंने कैलिफोर्निया, बर्कले और विस्कन्सिन 3 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की। समाजशास्त्र इनका विषय था और उसमें बीए करने के बाद इन्होंने एमए किया और उसके बाद वे वहाँ पीएचडी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच 1929 में इनकी जो माता जी थी श्रीमती फुलरानी देवी जी, उनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और इसकी वजह से ये अमेरिका में अपनी पीएचडी की जो पढ़ाई थी उसको अधूरी छोड़ करके वापस आ गए 1929 में। तो ये लगभग 7 सालों तक यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहे और वहाँ उन्होंने समाजशास्त्र का अध्ययन वहाँ के 3 बड़े विश्वविद्यालयों में किया, कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय, बर्कले विश्वविद्यालय और विस्कन्सिन विश्वविद्यालय। और जैसा कि मैंने पहले ही संकेत किया था कि इनके परिवार की हैसियत इतनी नहीं थी कि वो इनको विदेशों में भेज करके पढ़ाते और उसका खर्च वहन करते। जयप्रकाश नारायण ऐसे व्यक्ति रहे, ऐसे छात्र रहे जो अमेरिका अपने बलबूते पर गए और अमेरिका में रहने और अपनी पढ़ाई का खर्चा इन्होंने वहाँ के होटलों में, खेतों में, यहाँ तक कि बुचरखानों में और ट्यूशन पढ़ाने के कार्य करके इन्होंने अपना खर्च वहाँ पूरा किया। तो ये अपनी शिक्षा खुद कमा करके पूरी किए और ये 7 साल तक यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहे। फिर इनको अंतिम कुछ वर्षों में इनकी विलक्षण प्रतिभा की वजह से इनको स्कॉलरशिप भी मिल गया था। तो अंतिम के कुछ वर्ष इन्होंने वहाँ आसानी से बिताए। तो दोस्तों, ये रही जयप्रकाश नारायण के बारे में पारिवारिक और उनके शैक्षिक पृष्ठभूमि।
अब जैसा कि आपको मैंने बताया कि वे 1929 में वापस भारत आ गए क्योंकि उनकी मां की तबीयत खराब थी और वे पीएचडी की पढ़ाई अधूरी छोड़कर भारत आ गए। वो कहते हैं, खुद उन्होंने कहा है कि अमेरिका में पढ़ाई के दौरान मैं मार्क्सवाद से बहुत ज़्यादा प्रभावित था और रूस में जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी जिसके नायक व्लादिमीर इवानोविच लेनिन और ट्राटस्की जैसे लोग थे, तो ये कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित था मार्क्स से, लेनिन से और ट्राटस्की जैसे नेताओं से, और ये अपने आप को घोर कम्युनिस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन भारत आने के बाद 1929 में इन्होंने कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय किया और ये कांग्रेस में ही शामिल हुए। यहाँ ये बात विचारणीय है कि जब ये घोर कम्युनिस्ट थे और साम्यवाद में इनकी आस्था थी और लेनिन और ट्राटस्की जैसे लीडर इनके आदर्श थे, जबकि भारत में भी 1920 में ही कम्युनिस्ट पार्टी का गठन हो गया था, तो फिर ये कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर कांग्रेस में शामिल क्यों हुए? इसका स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा था कि मैंने लेनिन और ट्राटस्की जैसे नेताओं से ये सीखा था कि जो देश गुलाम हैं वहाँ के कम्युनिस्टों का प्राथमिक कर्तव्य है कि वे अपने देश को गुलामी से मुक्त कराएं। और चूंकि भारत की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वह भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में, स्वतंत्रता संघर्ष में प्रत्यक्ष तौर पर शामिल नहीं थी या मुख्य धारा की लड़ाई में वो शामिल नहीं थी, मार्जिनलाइज एक्शन उनका था। इसलिए जयप्रकाश कहते हैं कि हमने कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल न होकर कांग्रेस में शामिल होने का निश्चय लिया क्योंकि कांग्रेस देश को आज़ाद कराने की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी। तो एक कम्युनिस्ट होने के बावजूद भी ये कांग्रेस में शामिल हुए और 1929 में, जैसा कि आपको पता है, 1928 में लाहौर वाले अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और वहाँ स्वराज की शपथ ली गई थी कि हर हाल में अब हम स्वराज को हासिल करेंगे। और इसके बाद 1929 में बड़ा ही उथल पुथल का दौर रहा और फिर आपको पता है कि 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में दांडी मार्च के साथ शुरू हो गया। तो इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, इन्होंने बड़ा ही जोशो खरोश के साथ भाग लिया और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दूसरे चरण में 1932 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। ये चेन्नई में गिरफ्तार हुए थे और इनको नासिक जेल में रखा गया और कुछ वर्षों के बाद फिर इनकी रिहाई हुई। आगे चलकर जैसा कि आपको पता है कि 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत को भी युद्ध में शामिल राष्ट्र, बेलिजरेंट कंट्री के रूप में डिक्लेयर कर दिया और भारतीय सेना को युद्ध में झोंक दिया, जिसका कांग्रेस ने विरोध किया कि हमारी सहमति के बिना, हमारी राय के बिना आप हमारे देश को, हमारी सेना को युद्ध में शामिल कर रहे हैं, ये हमको मंजूर नहीं है। और 1937 में इलेक्शन के जरिए जो प्रांतीय सरकार भारत के राजनीतिक दलों ने बनाई थी वो सारी सरकारों ने इस्तीफा दे दिया और उसके बाद 1939 से लेकर 1942 तक थोड़ा असमंजस की स्थिति बनी रही। नेताजी सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी के बीच खुलकर मतभेद सामने आ गया और इन्होंने दोनों नेताओं को एक मंच पर लाने के लिए बहुत प्रयास किए। हालांकि हमें पता है कि यह प्रयास सफल नहीं हुआ और नेताजी आखिरकार कांग्रेस छोड़ दिए और वे विदेशों से जाकर के भारत की आज़ादी की लड़ाई को अंजाम दिए। तो एक अलग भूमिका है जिस पर कभी बाद में चर्चा करेंगे। यहाँ जयप्रकाश नारायण से रिलेटेड बात इतनी ही है कि नेताजी और गांधी जी के बीच इन्होंने मध्यस्थता करने की कोशिश की थी और ये चाहते थे कि पूरी कांग्रेस एकजुट होकर कोई मूवमेंट चलाए, चाहे वो सशस्त्र मूवमेंट हो या वो शांतिपूर्ण हो, लेकिन सब लोग एकजुट रहें। इस तरह से फिर 1942 में आपने देखा कि गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने क्विट इंडिया मूवमेंट शुरू किया और इस क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान भी इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इस बार उनको हजारीबाग के जेल में रखा गया। जैसा कि आपको और हजारीबाग के जेल में रखा गया। हजारीबाग के जेल से कुछ ही हफ्तों बाद ये अपने कुछ साथियों के साथ फरार हो गए और फरार होकर ये नेपाल पहुंच गए और नेपाल में इन्होंने
आज़ाद दस्ता का गठन किया और एक रेडियो स्टेशन भी इस्टेब्लिश किया। और वहीं से ये बिहार और यूपी के छात्रों को, नौजवानों को, स्वतंत्रता सेनानियों को संगठित करते रहे और आज़ाद दस्ता के जरिए क्विट इंडिया मूवमेंट में बहुत बड़ी भूमिका निभाई गई, जिसका पूरा का पूरा श्रेय जयप्रकाश नारायण को ही है। फिर अंततः 1943 में किसी तरह से ब्रिटिश सरकार को, हालांकि ये भूमिगत रहकर आंदोलन चला रहे थे, ब्रिटिश सरकार को इनकी सूचना मिल गई और 1943 में अमृतसर में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद जैसा कि आपको पता है 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो उसके बाद पावर ऑफ ट्रांसफ़र की बात होने लगी, भारत की आज़ादी की बात होने लगी। और इस दौर में ब्रिटिश गवर्नमेंट या उनके जो प्रतिनिधि थे कैबिनेट मिशन के रूप में जो 1946 में आएंगे, उनका कांग्रेस से वार्ता होना जरूरी है, क्योंकि कांग्रेस ही मुख्य धारा की पार्टी थी और बहुसंख्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। ऐसी स्थिति में गांधी जी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने स्पष्ट डिमांड रख दिया कि जब तक आप जयप्रकाश नारायण को और राम मनोहर लोहिया को नहीं छोड़ते हैं तब तक हम आपसे कोई बात नहीं करेंगे। और गांधी जी के शामिल हुए बगैर पावर ऑफ ट्रांसफ़र की कोई भी प्रक्रिया शायद ही संपन्न हो पाती। अंततः गांधी जी के इस दबाव के कारण 1946 में इनको रिहा किया गया और ये जेल से बाहर आए। 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो नेहरू जी के नेतृत्व में जो अंतरिम सरकार बनी थी वह सरकार सर्वदलीय सरकार थी और ये तो कांग्रेस के बहुत ही महत्वपूर्ण सीनियर लीडर थे। उस सरकार में इनको बहुत बड़ी भूमिका निभाने का मौका था, लेकिन इन्होंने साफ कह दिया कि जयप्रकाश सत्ता के लिए नहीं बना है, जयप्रकाश सिर्फ सेवा के लिए बना है। ये अस्थायी रूप से पटना में आकर रहने लगे और ये यहाँ भी निष्क्रिय नहीं रहे, ये बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाते रहे सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक परिवेश में सुधार लाने के लिए। और यहाँ पटना में सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक सुधार के कार्यक्रम को करते हुए इन्होंने एक नारा भी दिया था कि जाति पाति तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। और इस तरह से ये सामाजिक सुधार का कार्यक्रम अपना चला रहे थे। इसी दौर में 1954 में ये विनोबा भावे के संपर्क में आए और उसके बाद उन्होंने 1954 में गया में शपथ पूर्वक ये कहा कि आज के बाद हमारा पूरा जीवन और मेरा पूरा कर्म क्षेत्र जो है वह विनोबा जी के सर्वोदय आंदोलन को समर्पित होगा। और उसके बाद एक समाजवादी के रूप में, एक समन्वयवादी नेता के रूप में इन्होंने विनोबा भावे के साथ सर्वोदय आंदोलन में काम किया। 1957 में इन्होंने स्पष्ट रूप से यह घोषणा कर दी कि सक्रिय राजनीति से अब हमारा कोई लेना देना नहीं है और इस तरह से राजनीतिक फलक से बाहर हो गए। लेकिन इनका सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अब भी आना बाकी था और 1970 के बाद देश में सामाजिक आर्थिक समस्याओं का जो स्वरूप था वह और ज़्यादा विकराल हो गया। महंगाई, करप्शन, शिक्षा में अव्यवस्था या बेकार शिक्षा व्यवस्था आदि के मसले को लेकर ये फिर अपना विचार देने लगे। और आपको पता होगा कि 1971 में जो बांग्लादेश को आज़ाद कराने के लिए पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ उसमें बहुत बड़ी आर्थिक हानि भारत को उठानी पड़ी। उसके बाद आपको पता है कि पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर्स को हमारी सेना ने सरेंडर करा लिया था और उनको भी लंबी अवधि तक हमें रखना पड़ा। तो इन सब कारणों से सरकार का खजाना जो था वो बिल्कुल खाली हो चुका था। इसी बीच में 1970 से 75 के बीच में फेमिन और फ्लड मतलब दुर्भिक्ष, अकाल और बाढ़, ये समस्या जो अस्थायी रूप से हर साल भारत में किसी न किसी रूप में रहती ही है, इसका भी फ्रीक्वेंसी थोड़ा उच्च रहा, जिसकी वजह से आर्थिक हालत बहुत ज़्यादा खराब हो गई। और इसी बीच में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से
भारत पर आर्थिक दबाव बना। गल्फ कंट्रीज जो दुनिया में तेल के प्रमुख निर्यातक हैं, उन्होंने अपना ओपेक संगठन बना करके और तेल का क्राइसिस क्रिएट कर दिया, सप्लाई बंद कर दिया, और इसकी वजह से तेल के दाम जो थे वो कई गुना बढ़ गए। और आपको पता ही होगा कि भारत अपने ईंधन के, पेट्रोलियम के जरूरत का 3/4 हिस्सा, लगभग 75% हिस्सा आयात करता है। तो तेल के दाम बढ़ने से और इस ऑयल क्राइसिस की वजह से आर्थिक रूप से भारत एकदम विपन्न हो गया, और इन सब परिस्थितियों की वजह से देश में महंगाई, बेरोजगारी की समस्या अपने चरम पर आ गई। विभिन्न छात्र संगठन इसके खिलाफ प्रदर्शन करने लगे, और अंततः तमाम राजनीतिक दलों से संबंधित, कांग्रेस को छोड़कर जितने भी छात्र संगठन थे, सब ने अपना एक समन्वय किया और एक सार्वजनिक रूप से संगठन क्रिएट किया, छात्र संघर्ष समिति। और उसके बाद इन लोगों ने नेतृत्व के लिए जयप्रकाश नारायण से प्रार्थना की। जयप्रकाश नारायण इनके नेतृत्व को स्वीकार किए अपनी कुछ शर्तों के साथ। जैसे इन्होंने कहा कि आप आंदोलन में कोई हिंसा नहीं करेंगे, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करेंगे, या किसी भी तरह से बदले वाली प्रवृत्ति से कोई काम नहीं होगा। छात्रों ने ये सारे वादे उनके माने, उनको वचन दिया, और इसके बाद जयप्रकाश नारायण ने इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला। और जैसे ही जयप्रकाश नारायण ने छात्रों के इस आंदोलन का नेतृत्व संभाला, यह नेतृत्व इस आंदोलन को राष्ट्रव्यापी स्वरूप दे दिया, और पूरे देश में इंदिरा जी के खिलाफ आक्रोश जो था वो अपने चरम पर आ गया, और लोग खुलकर उनसे इस्तीफा की मांग करने लगे। दोस्तों, इसी बीच 5 जून 1975 को गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली हुई, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि वैसा रैली गांधी मैदान पटना में क्या, पूरे भारत में कभी नहीं हुआ है। ऐसा माना जाता है कि 5 से 7 लाख लोग इस सभा में शामिल थे, और इस सभा को संबोधित करते हुए जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की विचारधारा को स्पष्ट किया था। तो मौलिक रूप से संपूर्ण क्रांति नाम की जो विचारधारा है, उसकी स्पष्टता पहली बार सार्वजनिक रूप से जयप्रकाश नारायण ने 5 जून 1974 के अपने इसी रैली में किया था। वो अपने भाषण की शुरुआत फणीश्वर नाथ रेणु के काव्य पाठ से शुरू करते हैं। फणीश्वर नाथ रेणु पहले मंच पर आकर कुछ गीत गाते हैं क्रांति के। जैसा कि आपको पता है, फणीश्वर नाथ रेणु अपने समय के एक बहुत ही वरिष्ठ और हाईली सेलिब्रेटेड नोवेलिस्ट, उपन्यासकार या कवि के रूप में अपनी पहचान रखते थे। तो फणीश्वर नाथ रेणु के काव्य पाठ के साथ ये सभा शुरू हुई, और उसके बाद जेपी बोलने के लिए आगे आए। जेपी ने अपनी बात रेणु के काव्य पाठ को लेकर ही शुरू किया, और उन्होंने कहा कि रेणु जी ने जो अभी कविता पढ़ी है, उससे हमारी बहुत सारी स्मृतियाँ जागृत हो गई है। और वे कुछ प्रमुख साहित्यकारों और राजनेताओं के बारे में अपनी संस्मरण सुनाते हैं, जिसमें वे मूल रूप से रामधारी सिंह दिनकर, रामवृक्ष बेनीपुरी और इंडियन एक्सप्रेस के मालिक रामनाथ गोयनका को ये बड़े शिद्दत से याद करते हैं। रामधारी सिंह दिनकर को याद करते हुए ये कहते हैं कि काश आज वो जीवित होते तो इस सभा का कितना मर्मस्पर्शी चित्रण करते या इसको लेकर काव्य रचते, क्योंकि 1970 से जो आक्रोश पैदा हुआ था या आंदोलन की जो शुरुआत हो गई थी, उसको लेकर दिनकर जी ने कुछ ऐसे काव्य रचे थे जिसकी वजह से ऐसा माना जाता था कि वह आम लोगों का रुझान इस आंदोलन में बढ़ाने में सफल हुए थे। जैसे उनकी कुछ पंक्तियों को आप याद कर सकते हैं। उन्होंने कहा था कि फावड़े और हल राजदंड बनने को है, घूसरता सोने की श्रृंगार सजाती है, दो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। आगे उन्होंने कुछ ऐसा कहा था कि समर से सहे नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ है समय लिखेगा उसका भी अपराध। अब इन सब काव्यों के जरिए उन्होंने उन लोगों को भी आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित कर दिया
जो अब तक तटस्थ थे और अपने आप को राजनीति से अलग रखना चाहते थे, तो बड़ी शिद्दत से दिनकर जी को याद करते हैं जयप्रकाश नारायण, और वो कहते हैं कि काश आज वो जीवित होते, और साथ ही उनकी मृत्यु की भी चर्चा करते हैं। कहते हैं कि जब मैं वेल्लोर अपनी इलाज के लिए जा रहा था 1974 में ही, तो मद्रास में इंडियन एक्सप्रेस के मालिक जो थे गोयनका जी, उनके घर पर ही एक कुछ दिन के लिए ठहरे थे, और वहीं दिनकर जी इनसे मिलने आए थे। और उसी रामनाथ गोयनका जी के आवास पर 24 अप्रैल को रामधारी सिंह दिनकर जी को दिल का दौरा पड़ा। उन्हें कहते हैं वो कि मात्र 3 मिनट के अंदर हमने और रामनाथ गोयनका ने वहाँ के एक बहुत ही बेहतरीन नर्सिंग होम में एडमिट कराया, लेकिन उनका हृदय फिर से स्पंदित नहीं हो सका, और उसी रात, याद रखिएगा, 24 अप्रैल उनका निधन हो गया। तो इस तरह से रामधारी सिंह दिनकर को याद करने के बाद वे राम वृक्ष बेनीपुरी की चर्चा करते हैं और कहते हैं कि बेनीपुरी जी यदि आज होते तो वे इस सभा का कैसा रिपोर्टिंग करते, इसको लेकर किस तरह के संपादकीय लिखते, इसकी मैं कल्पना भी नहीं कर सकता हूँ। ऐसा आप समझ के चलिए कि ये जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी थे, वो अपने ज़माने के बहुत ही जाने माने वरिष्ठ और हाईली सेलिब्रेटेड पत्रकार के रूप में, उपन्यासकार के रूप में जाने जाते थे। तो ये उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत में दिनकर जी को और राम वृक्ष बेनीपुरी जी को याद करते हुए अपने भाषण की शुरुआत करते हैं, और फिर वो यही कहते हैं कि मैं छात्र जीवन में घोर कम्युनिस्ट था, चूँकि मेरा मानना था कि कम्युनिस्टों का प्राथमिक योगदान अपने देश को गुलामी से मुक्त कराना है, और चूँकि भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी जो 1920 में ही इस्टेब्लिश हो गई थी, और वो भारत की आज़ादी की लड़ाई में प्रत्यक्ष तौर पर या मुख्य धारा में शामिल नहीं थी, इसलिए मैं कम्युनिस्ट होने के बावजूद कांग्रेस में शामिल हुआ, क्योंकि कांग्रेस ही देश की आज़ादी की लड़ाई का नेतृत्व कर रही थी, और देश की आज़ादी की लड़ाई में योगदान बेहतर रूप से करने का सबसे बढ़िया मंच यही था। तो दोस्तों, 5 जून 1974 की सभा में आगे उन्होंने जो बातें की है और संपूर्ण क्रांति की जो परिकल्पना प्रस्तुत की है, अब मैं उससे आपको अवगत कराता हूँ। वो कहते हैं कि आज सत्ताधारी दल के नेता जो हैं वो हमारे पास आते हैं और हमसे मीठी मीठी बात करते हैं, लेकिन जनता के शांतिमय प्रदर्शन में, जनता के शांतिमय उद्घोष में, जनता के अभिव्यक्ति की आज़ादी में वो बाधा खड़ी करते हैं, उनको जेलों में डालते हैं, उन पर लाठियां चलवाते हैं, और यहाँ तक कि गोलियां भी चलवा रहे हैं। ऐसे जो नेता हैं जो दोहरा मापदंड अपना रहे हैं, ऐसे नेता ही वास्तव में लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और इन्हीं लोगों की वजह से पिछले 30 सालों में देश को लोकतंत्र का जो लाभ परिणाम मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, और उनका साफ इशारा इंदिरा गांधी या कांग्रेस की ओर था। आगे वो कहते हैं कि शिक्षा को उपयोगी बनाना, भ्रष्टाचार को मिटाना, चुनाव में जनता की, सरकार में जनता की सहभागिता को बढ़ाना आदि ऐसे मुद्दे हैं जिनका उन्मूलन इस वर्तमान व्यवस्था से नहीं हो सकता, क्योंकि ये इसी व्यवस्था की उपज हैं। और वे आगे चलकर कहते हैं कि हमें एक नई तरह की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक वातावरण तैयार करना है, और दुनिया को लोकतंत्र का एक नया आयाम हम अपने भारतीय मॉडल से प्रस्तुत करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि वर्तमान सरकारें भंग हो, और उन्होंने कहा कि तमाम जो सांसद हैं या विधायक हैं, स्टेट असेंबलीज के मेंबर हैं या पार्लियामेंट के मेंबर हैं, उनसे उन्होंने अपील किया कि आप सब इस्तीफ़ा दीजिए। इस सभा में वे कुछ महान राजनीतिज्ञों को भी याद करते हैं, जैसे गांधी जी को याद करते हुए वे कहते हैं कि मेरा मतभेद गांधी जी से भी था, मैं कई बार उनकी बात मानने से भी इनकार कर देता था, लेकिन उनका हृदय बहुत विशाल था और वो हमें प्यार से समझाते थे
और अंततः कोई न कोई ऐसा रास्ता निकाल लेते थे जिसकी वजह से हम उनके सहयोगी बने रहते थे। बाद में वे जवाहरलाल नेहरू को भी याद करते हैं और कहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू से आंतरिक मुद्दों पर, स्वदेशी मुद्दों पर कोई गहरा मतभेद मेरा नहीं था, लेकिन विदेशी मामलों में, परराष्ट्र मामलों में, खासकर तिब्बत को लेकर, चीन को लेकर, हंगरी को लेकर या हिंद चीन जिसमें लाओस, कंबोडिया और वियतनाम जैसे देश आते हैं, इन सब देशों के प्रति भारत सरकार जो रवैया अपना रही थी, जो नीति अख्तियार कर रही थी, उसको लेकर नेहरू जी से मेरा बहुत गहरा मतभेद था। फिर वो ये भी कहते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री कुछ दिनों के लिए प्रधानमंत्री बने नेहरू जी के मौत के बाद 2 साल के लिए। उन्होंने कश्मीर को लेकर जो नीति अपनाई, हमारा उनसे भी मतभेद था। और बाद में वो कहते हैं कि वर्तमान सरकार जो इंदिरा जी की सरकार है, इस सरकार से मेरे मतभेद जो हैं वो बहुत गहरे हैं और बहुत सीरियस हैं। अब यहाँ वार्ता, चर्चा या समन्वय की कोई गुंजाइश नहीं है और उनको सीधा इस्तीफा देना चाहिए। और इसके बाद विधायकों पर और सांसदों पर इस्तीफा देने का दबाव बढ़ने लगा। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में जाने के जितने रास्ते थे, सबको इनके सत्याग्रहियों ने ब्लॉक कर दिया, जाम कर दिया। 2 दिन बाद 7 जून 1974 को सेनानियों का एक जत्था जो बेली रोड से होकर गुजर रहा था, उस पर बेली रोड के किनारे स्थित एक मकान से गोलियां चलाई गई और उसमें 12 लोग बुरी तरह से घायल हो गए। और ये 12 लोग के ऊपर गोली चलाने वाले जो लोग थे, उनको इंदिरा ब्रिगेड के सदस्य के रूप में पहचान हुई। और ये जो सत्याग्रही घायल हुए थे, वे उसी अवस्था में धरना स्थल पर पहुंच गए और इन 12 लोगों को घायल अवस्था में देखने के बाद जो वहाँ सत्याग्रही और जेपी के सेनानी धरना पर बैठे थे, वो काफ़ी आक्रोशित हो गए और ऐसे लगा कि जैसे मानो अब पटना बच नहीं पाएगा। कम से कम पटना में जो सरकारी आवास हैं, सरकार के जो कार्यालय हैं और विधानसभा और विधान परिषद जो है, अब इसको ये लोग आग लगा देंगे, जला देंगे, बर्बाद कर देंगे। लेकिन जेपी की अद्भुत नेतृत्व क्षमता ने इस नकारात्मक घटना को घटने से रोक लिया। उन्होंने इन 12 घायल सेनानियों को देखने के बावजूद भी आम जनता से, सेनानियों से, सत्याग्रहियों से, धरनार्थियों से यह अपील किया कि आप शांति बनाए रखेंगे, किसी तरह का तोड़फोड़ नहीं करेंगे, किसी तरह की कोई नकारात्मक प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे और हर हाल में हम अपने प्रदर्शन को शांतिमय बनाए रखेंगे, लोकतांत्रिक बनाए रखेंगे। और इस बात का उन्होंने सभी सेनानियों से और धरना पर बैठे लोगों से शपथ लिया कि आप किसी भी प्रकार से बदले की भावना से प्रेरित होकर कोई कार्य नहीं करेंगे। और उन्होंने वहाँ नारा दिया कि हमला चाहे जैसा होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा। तो दोस्तों, ये थी जेपी का प्रभाव, जयप्रकाश नारायण का प्रभाव, कि इतने ज़्यादा संख्या में उग्र सेनानियों को उन्होंने नियंत्रित कर लिया। बाद में देश भर के अखबारों ने और इनका विरोध करने वाले नेताओं ने भी ये माना कि यदि उस दिन जेपी नहीं होते तो पटना में कम से कम सरकार का कोई भी कार्यालय, आवास, विधानसभा या विधान परिषद बचने वाला नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में सेनानी धरने पर बैठे हुए थे, पटना में एकत्र थे। और 12 लोगों को खून से लथपथ देखकर उन सभी का खून खौल उठा था। ये जेपी का ही अद्भुत नेतृत्व कौशल था, जिसकी वजह से उन्होंने कोई भी नकारात्मक कदम उठाने से इस उत्तेजित भीड़ को, सेनानियों को रोक लिया। और शायद इसीलिए वो लोकनायक कहकर पुकारे गए। तो ये बिल्कुल ही समीचीन लगता है कि उन्हें लोकनायक कहा जाए। आगे उन्होंने इस रैली में कहा कि मेरा झगड़ा किसी व्यक्ति विशेष से नहीं है, मेरा झगड़ा नीति से है, कार्य व्यवहार से है, राजनीतिक संस्कृति से है। और मैं इस वर्तमान राजनीतिक परिवेश को या सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिवेश को पूरी तरह से बदलना चाहता हूँ। और इसे बदलने के लिए संपूर्ण क्रांति की ज़रूरत है। और उन्होंने कहा
कि संपूर्ण क्रांति से मेरा मतलब एक ऐसी व्यवस्था कायम करने से है जिसमें समाज का सबसे दबा कुचला व्यक्ति, सबसे मार्जिनलाइज्ड व्यक्ति भी राजनीति के शिखर तक पहुंच सके, ऐसी व्यवस्था कायम करना संपूर्ण क्रांति का मूल लक्ष्य है। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवेश को पूरी तरह से बदलना होगा। और इन्होंने कहा कि ये जो 7 तरह के परिवर्तन हैं, ये जो सप्त क्रांति है, इसी को उन्होंने संपूर्ण क्रांति कहा कि हमें अपने देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक परिवेश को बिल्कुल बदल देना है। इसको एक नया रूप देना है, इसको एक नया आयाम देना है, जिसमें कोई सब्जुगेट नहीं होगा, कोई डिग्रेडेड नहीं होगा, कोई क्लासिफिकेशन नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। सब लोग इक्वल राइट, इक्वल स्टेटस और इक्वल डिग्निटी को सेलिब्रेट करेंगे और ऐसी संस्कृति होगी जिसमें समाज का सबसे निचले स्तर का व्यक्ति भी राजनीति के, सत्ता के उच्चतम शिखर तक पहुंच सकेगा। और ये 7 तरह के परिवर्तन करने को ही उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नाम दिया। और इस तरह से संपूर्ण क्रांति की उनकी परिकल्पना स्पष्ट होती है। अब इस संपूर्ण क्रांति की परिकल्पना को सार्थक करने के लिए वो ये कहते हैं कि जो विभिन्न प्रकार के छात्र संघर्ष समितियां बनी है और जन संघर्ष समितियां बनी है, ये जन संघर्ष समितियां और छात्र संघर्ष समितियां सर्वानुमति से अपने उम्मीदवार देगी चुनाव में, या किसी दूसरे दल के भी उम्मीदवार अगर सही लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो ये जन संघर्ष और छात्र संघर्ष समितियां अपना समर्थन उनको देगी और ऐसे जीते। और इस तरह से जो प्रतिनिधि जीतेंगे उन पर इन छात्र संघर्ष समितियों और जन संघर्ष समितियों का नियंत्रण रहेगा। यदि वो गलत रास्ता पकड़ेंगे और आम जन भावना के विरुद्ध काम करेंगे तो उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाएगा। जबकि वर्तमान व्यवस्था में नागरिकों की भूमिका 5 साल के बाद बस एक बार वोट दे देने की है और वोट देने की प्रक्रिया भी स्पष्ट, सरल और पारदर्शी नहीं है। इसलिए जनता बिल्कुल मार्जिनलाइज रोल निभा रही है भारत के शासन में, भारतीय लोकतंत्र में। इसीलिए हमें 30 सालों में लोकतंत्र का जो सार्थक परिणाम चाहिए था वो नहीं मिला है। तो दोस्तों बिल्कुल स्पष्ट है, संपूर्ण क्रांति से उनका मतलब ये 7 तरह से भारत में एक नवीन, नूतन व्यवस्था कायम करना था। और इसके लिए वो क्या कह रहे हैं कि जो छात्र संघर्ष समितियां हैं, जो जन संघर्ष समितियां अब भी बनी है या और भी बन रही है, ये सब लोग सम्मिलित रूप से सर्वानुमति से हर क्षेत्र में अपना उम्मीदवार देंगे, या किसी दूसरे दल के भी उम्मीदवार को अगर वो सही मानते हैं तो अपना समर्थन देंगे। और ऐसे उम्मीदवार चुनाव जीतेंगे तो उनके कार्यकलाप पर भी इन समितियों का स्पष्ट नियंत्रण रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर उनको इस्तीफा देने के लिए बाध्य किया जाएगा। इस तरह से राजनीति में, सरकार में, शासन प्रशासन में जनता की जो भूमिका है वह ज़्यादा व्यापक होगी, ज़्यादा स्पष्ट होगी, ज़्यादा पारदर्शी होगी और तब जाकर हमें लोकतंत्र का वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। आगे वो कहते हैं कि वर्तमान चुनाव प्रणाली जो है वो इतना ज़्यादा छल कपट से परिपूर्ण है कि उसमें सीधे तौर पर जनता की भागीदारी संभव हो ही नहीं सकती है। वो कहते हैं कि बहुत बड़ी मात्रा में ब्लैक मनी, काला धन और मसल्स पावर, अपराधियों का इस्तेमाल हो रहा है और इसकी वजह से आम जनता की जो भूमिका है वो दिनों दिन नगण्य होती जा रही है। तो इनका प्रयास था जनता की भूमिका उत्तरोत्तर बढ़ती जाए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा
कि जो वर्तमान सरकार है, जो वर्तमान नेता शासन में हैं, वो सिर्फ मीठी मीठी बातें करते हैं, गरीबी हटाओ का नारा देते हैं, समाजवादी होने का ढोंग रचते हैं, और यही लोग ब्लैक मार्केटियर से करोड़ों अरबों रुपया बिना हिसाब किताब के लेते हैं और उसे चुनाव में खर्च करके अपनी जीत को सुनिश्चित कर लेते हैं। तो इस तरह के इस कलुषित चुनावी प्रक्रिया को हमें पूरी तरह से बदल देना है, और इसके लिए हमें सिर्फ राजनीतिक सुधार से या सत्ता परिवर्तन से अपना लक्ष्य हासिल होने वाला नहीं है। हमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, आध्यात्मिक, बौद्धिक और सांस्कृतिक रूप से एक नए समाज, एक नए राष्ट्र, एक नए परिवेश को गढ़ना है, और ये सातों तरह के परिवर्तन को ही वे एक साथ संपूर्ण क्रांति कह रहे हैं। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण के इस उद्बोधन के बाद और उनके अपने हाथ में छात्रों के आंदोलन का नेतृत्व लेने के बाद पूरे देश में जन आक्रोश का वह सैलाब खड़ा हो गया जो सरकार के लिए संभालना मुश्किल हो रहा था। और ऐसी परिस्थिति में जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने एक बहुत बड़ा फैसला लिया और 25 जून, ध्यान रखिएगा, 25 जून 1975 को उन्होंने संविधान की धारा 362 आर्टिकल 362 का उपयोग करते हुए राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, और कांग्रेस को छोड़कर जितने भी गैर कांग्रेसी लीडर्स थे, पंचायत से लेकर दिल्ली तक, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। यहाँ तक कि किसी भी जेल में जगह नहीं बची, तो बड़े बड़े विश्वविद्यालयों को और कॉलेजों को जेल में तब्दील कर दिया गया और लाखों लोगों को जेल में डाल दिया गया। अभिव्यक्ति की आज़ादी समाप्त कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट की जो भूमिका थी उसको भी नगण्य कर दिया गया, और एक तरह से बिल्कुल तानाशाही रवैया इंदिरा जी का सामने आया। और इंदिरा जी के प्रति जो जन आक्रोश था उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार और खराब शिक्षा व्यवस्था को लेकर ही ये बात शुरू हुई थी छात्रों के द्वारा। लेकिन उसमें एक तथ्य मैं और जोड़ना चाहूँगा कि इंदिरा गांधी के जो छोटे पुत्र थे संजय गांधी, उनको पास संवैधानिक रूप से कोई शक्ति नहीं थी, वो मंत्री नहीं थे या सरकार में कोई संवैधानिक अधिकार उनके पास नहीं था, लेकिन पूरे देश में उनकी तूती बोलती थी। हर मुख्यमंत्री को या केंद्रीय मंत्री को वे निर्देश देते हुए दिखते थे, और पूरी तरह से ऐसा माना जा रहा था कि सत्ता पर संजय गांधी ने अपना नियंत्रण कर लिया है। तो इन सब कारणों से आक्रोश अपने चरम पर था, और अंततः 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने इमरजेंसी की घोषणा कर दी, और फिर जैसा कि हमने बताया कि तमाम विरोधी दल के नेताओं को जेल में डाल दिया गया। दोस्तों, 25 जून 1975 को जो इमरजेंसी डिक्लेयर हुआ, उसके पीछे एक और महत्वपूर्ण कारण है जो आपको ज़रूर जानना चाहिए, और वो ये है कि इंदिरा जी रायबरेली से चुनाव जीती थी, और रायबरेली में उनका जो प्रतिद्वंदी थे वे थे राजनारायण, और राजनारायण भी अपने ज़माने के एक महान समाजवादी नेता थे। राजनारायण का ये कहना था कि रायबरेली से जो मैं हारा हूँ और इंदिरा जी सांसद के रूप में जीती हैं, उसमें इंदिरा जी ने सरकारी शक्तियों का, सरकारी अधिकारियों का या सरकारी संसाधनों का उपयोग किया है। और जैसा कि आपको मालूम होगा या जानना चाहिए कि चुनाव में कोई भी उम्मीदवार, चाहे वह सत्ता के किसी भी पद पर हो, वो सरकारी संसाधनों का, सरकारी अधिकारियों का, सरकारी बंगले जगह का उपयोग नहीं कर सकता है। अंततः इलाहाबाद हाईकोर्ट में राजनारायण जी ने इंदिरा जी के चुनाव को अवैध घोषित करने के लिए मुकदमा कर रखा था, और जून में उसका फैसला आया, और इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि वास्तव में इंदिरा गांधी का जो चुनाव है वह अवैध है और उनको पार्लियामेंट का मेंबर नहीं माना जा सकता। यह निर्णय आने के बाद जो इंदिरा जी के प्रति आक्रोश था, और जो छात्रों का और जनसंघर्ष समितियों का जो आंदोलन था, वह और अधिक तीव्र हो गया, और इसी का परिणाम था कि 25 जून 1975 को इंदिरा जी ने राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी। और इस राष्ट्रीय आपात की उद्घोषणा के बाद देश के अंदर जो परिवेश था वह पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। सरकार और जनता के बीच में सीधी लड़ाई शुरू हो गई, और अंततः
2 वर्षों के बाद 1977 में इमरजेंसी को डिलीट किया, इमरजेंसी को समाप्त किया गया और देश में आम चुनाव हुए। और उस आम चुनाव में तमाम विरोधी दलों को मिलाकर जेपी के नेतृत्व में एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था जनता पार्टी। और इस जनता पार्टी को 1977 वाले चुनाव में बहुमत प्राप्त हुआ और कांग्रेस बुरी तरह से पराजित हुई। स्वयं इंदिरा गांधी भी पराजित हुई और वो लोकसभा के सदस्य के रूप में भी निर्वाचित नहीं हो सकी। प्रधानमंत्री होना या बहुमत प्राप्त करना तो बड़ी दूर की बात हो गई। और इस तरह से आप ध्यान रखेंगे कि 1947 से लेकर 1977 तक 30 वर्षों तक देश पर एक छत्र राज्य था, पॉलिटिकल मोनोपोली था कांग्रेस का। वह पहली बार टूटा और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी 1977 में, जिसके मुख्य सूत्रधार हैं जयप्रकाश नारायण। इन्हीं के नेतृत्व में तमाम विपक्षी पार्टियों का समन्वय करके जनता पार्टी का गठन हुआ और जनता पार्टी ने 77 के चुनाव में बहुमत हासिल किया और देश में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी। लेकिन दोस्तों, जैसा कि मैंने शायद पहले ही आपको कहा है कि 8 अक्टूबर 1979 को जेपी का निधन हो गया। हालांकि इनके निधन के पहले ही, जबकि इनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा था और एक सक्रिय अवस्था में नहीं थे, जनता पार्टी की जो सरकार बनी थी उसके नेताओं की महत्वाकांक्षा टकराने लगी और जनता पार्टी के जो प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई, उनको इस्तीफ़ा देने के लिए बाध्य कर दिया उनके अपने दल के लोगों ने ही। और चौधरी चरण सिंह नए नेता बने और कांग्रेस के सहयोग से उन्होंने सरकार बनाई। तो ये बड़ी अजीब बात थी कि जो गठबंधन इंदिरा जी के खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ बना था, वो गठबंधन जनता पार्टी के रूप में अपनी सरकार बनाया, जनता ने उसको बहुमत दिया, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने। लेकिन आपसी मतभेद के कारण ये जनता पार्टी अंततः टूट गया, मोरारजी अल्पमत में आ गए और एक बड़ा घड़ा जो था जनता पार्टी का वह चौधरी चरण सिंह के साथ चला गया और चौधरी चरण सिंह कांग्रेस की सहमति से सरकार बनाए। इसी बीच में 8 अक्टूबर 1979 को जेपी का निधन हो गया और इनके निधन के बाद जो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे चौधरी चरण सिंह, उन्होंने 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की थी। तो दोस्तों, ये था आपके सामने एक सारगर्भित परिचय जयप्रकाश नारायण के व्यक्तित्व का और संपूर्ण क्रांति का, और देश में जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी या आपातकाल जो लागू हुआ था, उस पूरे परिवेश को हमने आपके सामने स्पष्ट करने का प्रयास किया। दोस्तों, अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कृतज्ञ राष्ट्र ने जयप्रकाश नारायण जी को बहुत तरह से याद किया है, श्रद्धांजलि दी है। दिल्ली में दिल्ली सरकार का जो सबसे बेहतरीन अस्पताल है उसका नाम जयप्रकाश अस्पताल रखा गया है। पटना में जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है उसका भी नाम जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। और छपरा सारण जिला में इनके नाम पर एक जयप्रकाश विश्वविद्यालय भी स्थापित हुआ है। साथ ही एक अति महत्वपूर्ण बात यह है कि 1965 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला। रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला समाज सेवा के लिए। अब ये रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है उसको भी आप थोड़ा जान लें कि यह एक अंतर्राष्ट्रीय बहुत ही प्रतिष्ठा वाला पुरस्कार माना जाता है और ये फिलीपींस की सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो 1965 में इनको रमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला था। उसके बाद जनता पार्टी की जो सरकार बनी वो तो 3 साल में ही धराशायी हो गया। चौधरी चरण सिंह जो बाद में प्राइम मिनिस्टर बने थे, उनसे कांग्रेस ने अपने अनुकूल समय देखते हुए इस्तीफा ले लिया और फिर 1980 में ही चुनाव हुए, मध्यावधि चुनाव कराना पड़ा और उस चुनाव में फिर से इंदिरा गांधी की जीत हुई और फिर वो प्रधानमंत्री बनी। और जैसा कि आपको पता है कि 1980 में वो पुनः सत्ता में आती हैं
और उनका कार्यकाल 85 तक होता, लेकिन इसी बीच एक अघटनीय दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट गई। 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा जी के अपने ही सुरक्षा गार्डों ने उन पर गोलियों की वर्षा कर दी और उनकी मृत्यु हो गई। तो दोस्तों, ये स्पष्ट अब यहाँ आकर हम लोगों का ये जो विषय वस्तु है वह समाप्त हो जाता है। और अब मैं आपको सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बाद में कमोबेश कांग्रेस की ही सरकार रही। पहली बार 1999 से 2004 के बीच में देश में गैर कांग्रेसी सरकार सफलतापूर्वक 5 साल अपना कार्यकाल पूरा किया, जिसके प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी। और इन्होंने 1999 में इनकी सरकार ने जयप्रकाश जी को भारत रत्न सम्मान से सम्मानित किया। दोस्तों, एक पहलू और है, जयप्रकाश जी एक अच्छे वक्ता ही नहीं थे बल्कि वो एक अच्छे लेखक भी थे। उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स नाम से एक बुक लिखी है और कुछ कविताएं भी इन्होंने लिखी है। और इनकी डायरी इनकी रचना धर्मिता को पूरी तरह से स्पष्ट करने वाली है, जो काफ़ी लोकप्रिय रही है। तो दोस्तों, यहाँ आकर हम लोगों का ये विषय वस्तु संपूर्ण क्रांति और जयप्रकाश नारायण का व्यक्तित्व स्पष्ट हो जाता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आप इस विषय वस्तु पर अपनी राय कायम करने की स्थिति में होंगे। और दोस्तों, अंततः आपसे निवेदन यही करता हूँ, मार्कंडेय मिशन को आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और अपना कमेंट ज़रूर दें, क्योंकि आपका जो कमेंट होता है वह हमारे लिए मार्गदर्शन होता है। और उसी तरह से मैं अपने लेक्चर में परिवर्तन लाकर आपके लिए और ज़्यादा सरलतम रूप सामने रखने की कोशिश कर सकता हूं। तो दोस्तों, ध्यान रखिए, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मार्कंडेय मिशन पर तमाम तरह के बोर्ड, यूनिवर्सिटी, कॉलेज एग्जाम्स को लेकर और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को लेकर, खासकर पीसीएस के एग्जाम्स को लेकर बहुत ही बेहतरीन ऑनलाइन और ऑफलाइन कक्षाएं संचालित की जा रही है। तो आप यूट्यूब पर भी जुड़ें और साथ ही जिनको ज़रूरत है या जो नियर अबाउट के छात्र हैं वो ऑफलाइन क्लास में भी शामिल हो सकते हैं। आज का विषय वस्तु यही समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।